आप सभी मित्रों का मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। मेरा नाम भिक्षु संरक्षिता है और मैं धनबाद झारखंड से हूँ और वर्तमान में मैं पूरे भारत की यात्रा पे निकला हुआ हूँ और इसी क्रम में मेरा लगभग 1 महीना 2 दिन पिछले 14 अप्रैल को निकला था और आज 16 मई है। और मेरा मुख्य उद्देश्य जनता में मैत्री भावना स्थापित करना है और इसकी कमी मुझे दिखनी शुरू हुई जब से ग्रेजुएट हुआ हूँ, खास करके जब से समाज में थोड़ा जाना शुरू किया तो इसकी कमियां खास करके मुझे हर जगह देखने को मिली है कि मैत्री भावना जिसे हम मित्रता फ्रेंडशिप कहते हैं वो समाज में दिखने को नहीं मिल रही है। या तो वो हर एक व्यक्ति धर्म के नाम पे बटा हुआ है और नहीं तो वो जाति के नाम पे बटा हुआ है। इन दो चीज़ों के वजह से बटने के वजह से वो कभी भी उनके अंदर में मैत्री भावना स्थापित नहीं हो पा रही है। और यही कारण था कि मुझे समाज में निकलना पड़ा इस उद्देश्य को लेकर के कि मैं जन जन तक जाऊंगा और लोगों को इन बातों के से परिचित कराऊंगा, क्योंकि बहुत सारे संगठन, चाहे राजनीतिक पार्टियां, चाहे धार्मिक गुरु बात तो करते हैं समानता की, समता की, स्वतंत्रता की, न्याय की और बंधुत्व की। अगर किसी के भी मुंह से अगर आप ये बातें सुनते हैं तो वो कभी भी ये नहीं कहता कि मेरा संगठन खराब है, मेरी राजनीतिक पार्टियां खराब है, मेरा धर्म खराब है। ये बातें कोई भी नहीं कहता है। लेकिन जब भी हम उसको नज़दीक से देखने के लिए जाते हैं तो बड़ा सुंदर लगता है भाषण सुनने में। कथनी और करनी में बड़ा अंतर दिखने लग जाता है। कथनी और करनी में बड़ा अंतर दिखने लग जाता है, क्योंकि वैसे संत अब होने लगभग न के बराबर हो गए हैं। जैसे कि एक संत के पास एक माँ गई अपने बच्चे की शिकायत लेकर के कि बच्चे को ले जाना कि बच्चे को गुड़ खाने की और चीनी खाने की आदत है, इसे ठीक कैसे किया जाए। तो वो संत कहता है 1 सप्ते बाद आना तो मैं बताऊंगा। उसकी माँ 1 सप्ते बाद जाती है, फिर वो संत कहता है कि 1 सप्ते बाद आना। तो फिर तीसरी बार जब जाती है तो वो कहता है बच्चा गुड़ और चीनी नहीं खाना चाहिए, पेट में कीड़ा हो जाता है, गुड़ और चीनी मत खाना। तो उसकी माँ आग बबूला हो गई। वो कहती है यही बात आप पहले दिन भी बता सकते थे। जो बात 21 दिन बाद आप बता रहे हो वो तो आप पहले दिन भी बता सकते थे। तो उन्होंने क्या कहा, बात ये नहीं है कि एक पहले दिन में बता सकता था, बात ये है कि मुझे खुद 21 दिन लग गए गुड़ छोड़ने में। चूंकि मैं ज्ञान तब तक नहीं देना चाह रहा था कि जब तक मैं स्वयं गुड़ खाना ना छोड़ दूं, जब तक मैं नहीं छोड़ूंगा दूसरे को ज्ञान कैसे दे सकता। और आज की हालात ऐसी है कि लोग कह रहे हैं गुड़ छोड़ दो लेकिन खुद गुड़ खा रहे हैं। हालात ये है, लोग कह रहे हैं लेकिन वो चीजें उनकी अंदर में नहीं है। जो कह रहे हैं, जो उनकी कथनी और करनी में अंतर दिख रहा है। और इसका कारण क्या है? जो लोग अपने आप को एक अच्छा नेता, सामाजिक नेता, राजनीतिक नेता या धर्म गुरु अपने आप को कहते हैं, अगर उनसे ये चीजें जब गहराई से पूछी जाती है और नजदीकी से देखा जाता है तो उनके अंदर वो अहंकार झलकता है। और यह अहंकार प्रकृति ने दे रखा है ये नेचुरली, प्राकृतिक तौर पे। वैसे ही जैसे मैंने अपने स्कूल में देखा कि स्टम्प बॉक्स आता है ना, उसमें प्रकार, उसको क्या कहते हैं, प्रकार कहते हैं। वो प्रकार शुरुआत में जो बच्चे होते हैं KG1 KG2 के, नर्सरी के, उनको समझ में नहीं आता उसको यूज कैसे करना है। तो मेरे स्कूल में हुआ यह कि मैं 4th में था
और मैंने सुना कि KG 2 का बच्चे ने उस प्रकार को एक बच्चे के आंख में भोंक दिया और वो फूट गया उसका आंख। क्या वो प्रकार आंख फोड़ने के लिए बना था? हाँ, नहीं ना। किस लिए बना था? कुछ चीजें ज्योमेट्री के कार्य करने के लिए। हाँ, लेकिन उसका प्रयोग गलत जगह पे हुआ। उसी तरीके से चाहे वो काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, राग हो, द्वेष हो, ईर्ष्या हो, अहंकार हो, ये सारी चीजें एज अ टूल उपयोग करने के लिए प्रकृति ने हमें दे रखा है। लेकिन जब तक हमें उसका यूज करना ना आ जाए, तब तक हम या तो दूसरे का नुकसान करेंगे और या तो अपना नुकसान करेंगे। किसी बच्चे के हाथ में जब ब्लेड आ जाता है तो वो देखिएगा, वो दूसरे का नुकसान करे या ना करे, पहले वो अपने ही हाथों को काट लेता है। तो यही चीजें है कि अभी तक इंसान स्वयं, क्योंकि मानव स्वभाव है अहंकार होना, अब कुछ ज्ञान जो कि किताबी ज्ञान है, कुछ शास्त्रों को पढ़ लेना, कुछ राजनीतिक किताबों, बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के किताबें पढ़ लेना, या कुछ बड़े बड़े सामाजिक क्रांतिकारियों की किताबें पढ़ लेने से इंसान अगर ये मान लेता है कि वो ज्ञानी हो गया है, तो फिर वो वहां पे चुक जाता है, वहीं पे चुक जाता है। क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें अगर हम डिटेल में जाएंगे, अगर बारीकी से जाएंगे और अंदर जाते जाएंगे, तो अपने आप समझ में आ जाता है कि वो व्यक्ति का असल चरित्र क्या है, असल चरित्र क्या है। और इसे देखने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कहा जाता है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच, हर चीज के लिए थोड़ा समय दे और अपने आप वो चीजें पता चल जाएगी कि ये व्यक्ति चाहता क्या है। क्योंकि मैं जिस संगठन में था, उस संगठन में कहा जाता था कि हम जाति को नहीं मानते हैं, हम जाति को नहीं मानते हैं। जाति एक कुरीतियां है, जाति समाज के लिए सबसे बड़ी कुरीति है। और वो व्यक्ति लगातार फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे अगर उसे सामाजिक अगर स्टेज दे दिया जाए तो उससे नीचे वो उतरता ही नहीं कि ये सबसे बड़ी कुरीतियां हैं। मैंने उससे पूछ दिया, अपनी बहन बेटी की शादी किस जाति में कराए? मैंने उससे पूछ दिया कि आप अपने बहन बेटी की शादी कहाँ कराए थे? नहीं, हमने तो अपनी जाति में कराया। तो हमने बोला, ये 10 सालों से ये जो रट रहे थे स्टेज के ऊपर, वो क्या था? तो नहीं, वो तो नेता लोग का काम है। हाँ, तो बस नेता वाला काम करते रहिए, उससे समाज का भला नहीं होने वाला है। बड़ा बड़ा हम दोहे बोले या लाइनें बोले या बड़ा बड़ा ज्ञान हम दे, और अगर हमारा चरित्र, अगर हमारा व्यक्तित्व जाति आधारित है तो दिख जाएगा ना। और अध्यात्म, यहाँ पे जैसे मुझे जहां तक जानकारी हुआ कि आप सभी के सभी आध्यात्मिक व्यक्ति है, कुछ ना कुछ अध्यात्म के बारे में सब जानते हैं। अध्यात्म की पहली शर्त और अंतिम शर्त, हम पहली छोड़ करके अंतिम शर्त बताते हैं। पहला कुछ भी नहीं, उसको बता करके मुझे कोई फायदा नहीं है, लेकिन अंतिम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये कहा जाता है कि अध्यात्म की जो आपने बात बताई, कि जिस धाम की आपने बात की कि वहां से जाकर के मुक्त होते हैं इंसान, जिसे मोक्ष कहा जाता है या जिसे बुद्ध निर्वाण कहते हैं, महावीर मोक्ष कहते हैं, मुक्ति कहा जाता है, उस जगह जाने का सबसे आखिरी जो सूत्र है, जहां से इंसान अंदर जाएगा, प्रवेश करेगा या नहीं करेगा, जहां से उसे रोका जा सकता है उस द्वार को, वो ये है कि आपका सबसे बड़ा जो दुश्मन है, आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा, और या आप जिसको दुनिया का सबसे खराब व्यक्ति मानते हो, आपको उससे भी द्वेष भावना नहीं रखनी है। आपको उससे भी द्वेष भावना नहीं रखेंगे तभी प्रवेश हो सकता है। क्योंकि थोड़ा सा भी द्वेष अगर रखते हैं किसी के भी प्रति, तो आप उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। उसके लिए सर्व स्वीकार करना पड़ता है, सर्व स्वीकार करना पड़ता है कि जो भी है ठीक है, जो भी है वो उस चीज का, क्योंकि कहा जाता है
अध्यात्म में और कहा क्या जाता है, होता ही वही है कि संपत्ति का बंटवारा आप कर सकते हैं। आप सभी इतनी प्रॉपर्टी कमा लें, आपके जाने के बाद आपके बच्चे उस संपत्ति का बंटवारा कर लेंगे, लेकिन कर्म संस्कार का बंटवारा तो नहीं बटेगा। कर्म संस्कार का बंटवारा नहीं हो सकता है, उसको इंसान को स्वयं बनाने पड़ते हैं। इन चीजों में अगर आपको डीप तक जाना है तो सबसे पहली चीजें ये आती है, नैतिक जीवन, नैतिक जीवन को लेकर के। अब बात यह आता है कि अभी ज्यादातर बातें होती हैं शिक्षा के ऊपर, तो जब शिक्षा के ऊपर होती है तो एक समय ऐसा था कि ये समाज बड़े पैमाने पे, बड़ा जो प्रतिशत था वो अनएजुकेटेड हिस्सा था उसका। तो उस समय ये चीजें, उस समय के बहुत ज्ञानी लोगों के द्वारा, उस समय के राजनीतिक सामाजिक बड़े ज्ञानी लोगों के द्वारा ये बातें कही गई आज से 70 साल पहले। जैसे उसमें से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, महात्मा गांधी थे, या और भी जैसे महापुरुषों ने ये बातें लोगों के सामने रखी कि ये समाज को शिक्षा की जरूरत है। ये समाज में अगर इंजीनियर, डॉक्टर, अगर वकीलों की संख्या अगर बढ़ जाती है तो धीरे धीरे ये समाज सुशिक्षित और नैतिक, सुशिक्षित और समाज में भेदभाव की संख्या घटते हुए चली जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी वैसे वैसे समाज से असमानता खत्म होते हुए चला जाएगा। लेकिन हुआ क्या, उस समय के लोगों ने, जिसमें से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी ये बातें कही कि जब इस समाज में 1000 डॉक्टर, 1000 वकील और 1000 इंजीनियर पैदा हो जाएंगे तो इस समाज का पूरा उत्थान हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर, वकील और इंजीनियर ये समाज के पिलर्स। लेकिन हुआ ये कि आज वर्तमान में 1 लाख से ज्यादा इंजीनियर, 1 लाख से ज्यादा डॉक्टर, 1 लाख से ज्यादा वकील है, फिर भी समस्याएं ज्यों के त्यों है। तो बात में ये चीजें मेरे सामने आई कि आखिर में अगर ये ऐसा है तो क्यों है, अगर ऐसा है तो क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है। शिक्षित तो हुए, लेकिन शिक्षित हुए तो इसके पीछे ये समाज आगे बढ़ने की जगह पीछे क्यों है। तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो मुझे समाज में सीखने को मिली और जानने को मिली, समझने को मिली कि जो डॉक्टर बना है अगर हम उसके पास जाते हैं तो अगर डिलीवरी का ही केस लेकर के जाएं तो जहां नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है और उसके लिए सिर्फ 5000 लगेंगे, तो अगर आपकी जो महिला है अगर उसको लेबर पेन ज्यादा हो रहा है तो उसको पूरा कम कर देने वाला इंजेक्शन डाल देंगे और वो पूरा का पूरा लेवल गिरा देगा दर्द का, और वो बोलेंगे देखिए बच्चा, माँ पूरा शांत हो गई है, थोड़ा भी लेबर पेन नहीं दे रहा है, मतलब बच्चे को खतरा है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। दूसरी चीजें, अगर दर्द अगर नॉर्मल है जहाँ से नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, तो वो फिर दर्द बढ़ाने वाला इंजेक्शन डाल देंगे और बोलेंगे देखिए अब लेबर पेन ज्यादा हो गया है, अगर नॉर्मल डिलीवरी करने की कोशिश की है तो बच्चे और माँ की जान खतरे में हो सकती है, फिर ऑपरेशन करना होगा। तो क्योंकि 5000 से उठ करके डायरेक्ट 30-40 हजार का बिल बन सकता है और 50,000 तक चला जाएगा। तो ये डॉक्टरों की हाल है। गोपालगंज में अभी थे तो वहां पे कुछ ऐसी चीजें समझ में आई कि 2 भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ, और मारपीट होने के बाद वो दोनों गए कि चलो हमारी जाति, हमारी बिरादरी, हमारे समाज का वकील है उसके पास चलते हैं। उनके पास गए गोपालगंज कोर्ट में, तो वहां जैसे ही गए तो वो एक भाई से पहले मिला, उसको समझाने की जगह पे वो व्यक्ति ये कह रहा है कि तुमको छू कैसे दिया वो, तुमको छू कैसे दिया वो, हम रहते तो उसको हम बताते, मार ये वाला ये FIR करो, उसको धारा लगा, उसके ऊपर लगवा दिया। अब दूसरे भाई को बाद में बुलाया, बोला देखो तुम पे ये धारा लगी हुई है, अगर तुम इतना पैसा दोगे तो इससे बड़ा वाला धारा लगाया जा सकता है, और बड़ी धारा लगाना है तो अपनी बीवी का नाम से एक FIR डलवा दो कि उसके साथ उसने कपड़े फाड़ने का काम किया है, वो अलग से भी हो जाएगा। ये चीजें भी करवा दी गई। तो अब समाज का ही एक व्यक्ति उससे जा करके बोला
कि ये दोनों के दोनों भाई आपके पास इसीलिए आए थे क्योंकि आप इसके जाति और बिरादरी के व्यक्ति थे, लेकिन आपने क्या किया? हाँ, दोनों को तो कोर्ट के चक्कर में फंसा दिया। अब जिंदगी भर वो लड़ते रहेंगे और पैसे खर्च करते रहेंगे। तो उसने कहा हमारा धंधा ही यही है, वकील का धंधा ही यही है। तो मुख्य चीजें यहाँ से समझ में आई कि ये समाज, इसके अंदर नैतिकता नहीं है, ये अनैतिक है। वो कितना भी बड़ा कोट पहन के बैठा है लेकिन बेंच के नीचे से भीख मांगता है, अनैतिक है। हाँ वो अनैतिक है। तो अनैतिकता इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है, और ये अनैतिकता का कारण कहाँ से आता है? जड़ से आता है। आपने तो चीजें बताई कि अध्यात्म, अगर मैं थोड़ी सी चीजें अगर पीछे जाऊं तो बात आती है, लोग ये कहते हैं कि अपने बच्चे को लेकर के अनैतिकता जो उनके अंदर में फैली हुई है, अगर उसको थोड़ी सी समझ में आता है, पहले मैं उस पर बात कर लेता हूँ कि अनैतिकता वो सीखता कहाँ से है? अनैतिकता वो सीखता कहाँ से है? अनैतिक वो बनता कैसे है? क्योंकि विज्ञान का कहना है कि 5 साल तक बच्चे का 70% दिमाग का विकास हो गया रहता है। तो वो तब तक क्या सीख रहा है? सबसे महत्वपूर्ण चीजें ये है कि वो तब तक सीख क्या रहा है। वो उस समय तक अपने माँ बाप को देखता है, पिता को देखता है। आज मैं लगभग बिहार में जो घूम रहा हूँ तो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, या फिर मैं बिहार झारखंड की बात करूँ या जितने भी रूरल एरियाज की, जो रोना रो रहे हैं अपनी गरीबी का या फिर और भी चीजों का, ढेर सारे कारण हैं, लेकिन शुरुआत तो होता है घर से। लोग कर क्या रहे हैं कि कोई भी अपने ऊपर दोष नहीं लेना चाहता है। जैसे मैं जब छोटा था तो अपने कभी बदमाशी करूं तो मेरी माँ बोले कि मेरा बेटा सही है, फलानवा का बेटा बिगाड़ दिया है। मेरा बेटा सही है, फलानवा का बेटा ने बिगाड़ दिया है। तो मैं छोटा था तो सभी के घर में जाता था, और मेरे मोहल्ले में 10 घर, तो 10 के घर जाऊं, 10 के माँ यही बोले कि मेरा बेटा सही है और फलानवा का बेटा ने बिगाड़ दिया है। मैं हर जगह सवाल कर रहा हूँ पिछले 1 महीने से, ये फलानवा का बेटा है कौन? हाँ, उनके पास जाए तो अपना छोड़ कर बात है, ये फलानवा का बेटा है कौन? इसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। हमें लगातार पूछ रहा हूँ पिछले 30-32 दिनों से गांव-गांव घूम करके कि वो फलानवा का बेटा का नाम बताए कोई हमें, कि वो है कौन जो उसके बच्चे को बिगाड़ रहा है। क्योंकि सब कह रहा है कि मेरा बेटा सही है, फलानवा का बेटा ने उसे बिगाड़ा है। क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि इंसानी स्वभाव है कि अपनी गलती छुपाना और दूसरी की गलती कूद कूद के बताना। शांति से नहीं बताता है, कूद कूद के बताता है। करता क्या है कि उसका बच्चा सीख किससे रहा है? वो जब देखता है अपने ही घर में तो उसके पिताजी शराब पीते हैं और बेटे को कहते हैं शराब नहीं पीना बेटा। शराब पिता पी करके बेटे को कहता है कि शराब नहीं पीना चाहिए, ठीक है। सिगरेट पी करके, दारू पी करके, खैनी खा करके, गुटखा खा करके बेटा को वो सिखा रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। अब वो 5 साल के बच्चे की माइंडसेट क्या है, सबसे पहले आपको ये जाननी होगी। वो जो 5 साल का बच्चा है वो जानता है कि मेरे पिता और मेरे घर का जो गार्जियन है मेरी छोटी छोटी गलती पे मुझे डांटता है, मतलब ये बहुत अच्छा है। आपके नजर, उसके बच्चे के नजर में आपकी कैरेक्टर ना बड़ा साफ है, दूध जैसा साफ है। वो आपके बारे में जब भी सोचता है अच्छा ही सोचता है कि ये लोग मुझे गलत कभी नहीं सिखा सकते और ये कभी गलत नहीं कर सकते। तो वो जब देखता है अपने पिता को सिगरेट पीते हुए, कहता है पक्का ये दवाई होगा, पक्का ये दवाई होगा। जब रगड़ते हुए देखता है तो वो सोचता है पक्का ये दवाई होगा, मेरे पिताजी और मेरे दादाजी और मेरे चाचा जी गलत काम नहीं कर सकते, ये जो भी कर रहे हैं सही कर रहे होंगे। तो वो क्या करता है, थोड़ा सा जब पापा गए बाहर तो डब्बे में से एक सिगरेट निकाल के मारना शुरू कर देता है। क्यों? उसे लगता है कि पापा कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे होंगे, मैं भी थोड़ा सा अभी से अच्छी आदत डालनी चाहिए,
अरे बड़ी होके आदत आदत क्यों डालनी, बचपन से ही अच्छी आदत डालनी चाहिए। तो बच्चे से ही सीखना शुरू कर देता है, और जब बिगड़ जाता है तो बाप कहता है फलानवा का बेटवा बिगाड़ दिया है, फलानवा का बेटा बिगड़ा है, अपना कैसे बिगाड़ सकता है, वो तो एकदम सही है। मेरे ही मोहल्ले के व्यक्ति हैं, उन्होंने मैं स्पोर्ट्स में था, 4 टाइम नेशनल चैंपियन रहा। मैं अपने मोहल्ले के सारे लड़कों को चाहता था कि सुबह सुबह 4 बजे मेरे साथ उठे और साथ में जाए एक्सरसाइज करें, और वो भी जीवन में थोड़ा सा आगे बढ़े, क्योंकि उनका फाइनेंशियल कंडीशन वैसा नहीं था, स्पोर्ट्स में जा सकते थे। तो जब मैं उनके बच्चे को ले जाना शुरू किया तो वो कहते हैं देखो तुम अपने जैसा खेल कूद में मेरे बच्चे को मत लेके जाओ, हम अपना बच्चा को इंजीनियर बनाना चाहते हैं। और मेरी मम्मी से भी जाके कंप्लेन कर दी, तो मेरी मम्मी बोली कि उसको लेके काहे जाते हो, मत लेके जाया करो। तो मैंने बोला ठीक है नहीं लेके जाएंगे, वो इंजीनियर बनाना चाहते हैं। हुआ ये कि वो लड़का 14 साल का हुआ, 14-15 साल का, तो वो खैनी बेचते। तो उन्होंने अपने बच्चे को जब कुछ काम होता तो बोलते बेटा खैनी दुकान पे थोड़ा सा बेच दिया करना, हम थोड़ा आ रहे हैं। धीरे धीरे वो खैनी दुकान पे बैठते बैठते खैनी काटना शुरू कर दिया, सीख गया खैनी बनाना। उसके बाद उसके गार्जियन ने घर में ही गोदाम रखा था, तो उसको वहां पे बैठा करके बोला कि अब तुम यहाँ से खैनी काटना बैठ करके काटा करो। धीरे धीरे वो लड़का काटते काटते उस गोदाम में खैनी खाना शुरू कर दिया। तो मैंने उससे पूछा कि तुम खैनी खाना कैसे शुरू किए, तो बोलता है क्या करें, वहां बैठे बैठे गोदाम में झांस लग रहा था तो सोचा थोड़ा सा खा लेंगे तो झांस नहीं लगेगा। तो पहले बार जब मैंने खाया तो चित्त गिर गया, बेहोश हो गया। तो अब धीरे धीरे अगले दिन से खाना शुरू किया हूँ, तो अब ठीक है, अब दिक्कत नहीं होता, अब काटता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है। तो मैंने बोलता अब तो छोड़ दो, बोलता है नहीं नहीं सुबह पेट साफ नहीं होता है, वो पाचक रस है। तो मैंने बोला ठीक है। अब मैं चला गया सामाजिक काम करने के लिए। 3 साल बाद जब मैं वापस आया हूँ पिछले अक्टूबर में घर पे, तो मैं ग्राउंड में गया तो देख रहा हूँ वहां पे वो गांजा पी रहा था। तो मैंने बोला ये बता, इसका तो बहाना दे दिया खैनी वाला, अब गांजा वाला का कैसे देगा। तो बोलता है खैनिया से अब नशा नहीं होता है, अब उससे थोड़ा सा हाई लेवल का लेना है। मेरा कहना है उसे बिगाड़ा किसने। आप अपने बच्चे को जो कराना चाहते हो, अगर उस फील्ड में अगर उसे नहीं डालोगे, अगर उसे दूसरे फील्ड में डाल दोगे तो बिगड़ेगा ही, बिगड़ेगा ही ना। अगर इंजीनियर था तो उसे इंजीनियरिंग फील्ड में रखना चाहिए था, बिगाड़ा। बिहार में एक परंपरा है, मोतिहारी के गांव में मुझे बुलाया गया कि आप आइए यहाँ पे शादी के कार्यक्रम में बातें रखिएगा लोगों के सामने, 10 गांव के लोग आते हैं तो बात रखिएगा। मुझे स्टेज के पीछे बैठाया गया और खाना वाना खिलाया गया, बोला गया सब आ जाते हैं तो उसके बाद अपनी बातें रखिएगा। मुझे तो बातें रखने के लिए बुलाया नहीं, पूरे गांव की लेडीजों ने जगह छेक लिया स्टेज को, और मिर्जा गालिब के क्या बेहतरीन बेहतरीन शायरियाँ और छठी छठी गालियों में सजा करके बोला गया था वहां पे, मैं पीछे बैठ के सुन रहा था। मतलब एक से एक बेहतरीन गालियाँ मिर्जा गालिब के शायरी की तरह जोड़ जोड़ करके सुनाई जा रही थी। अब जब बच्चा उन चीजों को सुन नहीं रहा, क्या सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, अब जब वो तुतला के गाली देता है तो बड़ा अच्छा लगता है, जब वो तुतला के गाली देता है तो बड़ा अच्छा लगता है। जब बड़ा होकर के उल्टे माँ बाप को देने लग जाता है तो बोलते हैं फिर फलाना का बेटा बिगाड़ दिया। तो ये नैतिकता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो 5 साल का बच्चा आपको क्या देख करके बड़ा हो रहा है, आपको क्या देख करके बड़ा हो रहा है, आप उसके सामने क्या प्रस्तुत कर रहे हैं, ये चीजें बड़ा मायने रखती है। मैंने कहा ये अभी पॉइंट है, अभी थोड़ा इससे भी पहले, क्योंकि अध्यात्म यहाँ से शुरू नहीं होता है, अध्यात्म इससे भी पहले से शुरू होता है। अगर ये बातें मैं यहीं पे स्टॉप कर देता जब यहाँ पे सिर्फ सामाजिक व्यक्ति बैठे रहते हैं और राजनीतिक बैठे रहते, लेकिन आप, मैंने जहाँ तक सुना कि यहाँ पे लोग आध्यात्मिक कितने लोग हैं, जरा पहले हाथ उठाए, थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ अध्यात्म, क्योंकि इससे पहले की चीजें समझने के लिए थोड़ा अध्यात्म की चीजें जाननी होगी। कितने लोग हैं? हाँ, 1 2, और साइंस विज्ञानवादी, विज्ञानवादी कोर्स में हमके पढ़ावल गइल हा, ये वो एक ही रहा है, क्या बताऊं
ये ऊँट ऊँट के पास कोनो पहाड़ गिर गइल त ऊँट के माने कुबड़ हो गइल। अच्छा कहत रहे जे ना ई कोनो सही बात थोड़े बा। वैज्ञानिक बात ही एके अगर होए खानदाने के होए। यहाँ पे से काल कहत रहला सही बात है। वैज्ञानिक बात न आपकी चीजों से ये बातें याद आई कि ये चीजें आती कैसे है। अगर ये चीजें आई हैं तो ये चीजें आती कैसे। आपने जो कहानी बताया ना, वैसी एक कहानी मैंने भी सुन रखी है। उसमें था क्या कि एक व्यक्ति जो साधु था, एक गांव में रहा करता था। तो एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और लकड़हारे का, उसको क्या कहते हैं, कुल्हाड़ी ऊपर से गिरा और उसका नाक पे ऐसे कट गया। तो नाक कट गया। अब वो जब भी गांव में जाता है तो उसको सब न कटवा बोलता है। वो भी किताब में है, कबीर मंसूर में ये भी कहानी तो न कटवा उसको बोलता। पढ़ा है। तो वो क्या सोचा कि अगर ये सबके सब न कटवा बोल रहा है तो उसमें से सबसे कमजोर वाले को चुना उसने गांव में से और चेला बनाया और बोला, देखो ये नाक ऐसे ही नहीं कटा है, ये हमने बलि दिया था, कटवा कर चढ़ाया तो भगवान का दर्शन हुआ। तुमको दर्शन लेना है? तो बोला हाँ। तो कटवाना पड़ेगा, ये रात को आ जाना वहां पे। तो रात को पहुंचा और दोनों का नाक कटवा दिया। अब जब दोनों का नाक कट गया तो देख रहा भगवान का तो दर्शन हुआ नहीं। तो बोलता, हमको कौन सा हो रखा है, तुम लोग हमको न कटवा बोलता था इसीलिए तुम्हारा कटवा दिए। अगर तुमको भी अगर ऐसा ही अगर न कटवा नहीं बोलवाना है तो ऐसा ही दो दो पकड़ करके लाते रहो। तो रोज 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 वो लोग पकड़ पकड़ के ले आता, रोज रोज पकड़ के ले आता और ला करके धीरे धीरे क्या हुआ कि पूरा गांव नकटवा हो गया। अब कोई किसी को नकटवा नहीं कहता था। बोल रहे थे ना, वो लिखे थे, लास्ट में लिखे थे जैसे मुसलमानों का खातना। तो लास्ट में बोले थे। ये तो कहानी हो गया दूसरे जगह का। अब मैं जो मेरे जीवन का अनुभव है, मैं किसी भी पूजा पद्धति का विरोध नहीं करता, लेकिन अगर वो अंधविश्वास फैलाने की कोशिश करे और अगर अवैज्ञानिकता फैलाने की कोशिश करे तो मैं थोड़ा सा उसका भंडा फोड़ कर देता हूँ। इसके अलावा कुछ नहीं करता। मेरी मोहल्ले की महिलाएं शिव चर्चा में जाती हैं, तो मैंने बोला ठीक है, पूजा करने जाती है, कोई बात नहीं है। लेकिन वो आकर के अपने बच्चों को कहती कि जब हम लोग पूजा करने के लिए बैठते हैं तो उस समय हम खीर को ढक करके रख देते हैं, उसमें मिश्री और मूंगफली भी रख देते हैं अलग से। और जब हम चर्चा करके खड़े होते तो होता ये कि जब ढका हुआ को हटाते तो उसमें या तो ओम या तो त्रिशूल और नहीं तो डमरू नजर आता। डेली आकर के बोल रही थी। तो मैंने बोला मैं आपकी बातों पे विश्वास कैसे करूं, हमको दिखाइए। तो वो बोल रही है कि नहीं, कैसे अभी दिखाएं, अभी तो चर्चा नहीं है, जिस दिन होगा उस दिन आ जाइएगा। मैंने बोला किसी दिन क्यों, मैं पैसा देता हूँ ना। मैंने अपने से 500 रुपये निकाल करके दिया, दूध आया, चीनी आया, चावल आया, मिश्री आया, मूंगफली आया और बना। मैंने बोला आप अपना लोगों को बुलाइए, लेकिन उनका गुट बड़ा मजबूत है, लड़कों से तो ज़्यादा है। आधे घंटे 1 घंटे में 40-50 महिलाएं पहुंच गई मोहल्ले में आसपास की। बना, कार्यक्रम शुरू भी हुआ। शुरू होने के बाद हमको बुलाई कि देख लो ढक रहे हैं तुम्हारे सामने में। तो ढक दिया और उन लोगों ने अपना शुरू किया, मैं चला गया खेलने के लिए। और जब खत्म हुआ तो मुझे बुलाया गया कि देखो अब खत्म हो गया, अब हम ढक्कन हटाने वाले हैं। मैं आया तो बोल रहे चलो खड़ा हो, अब हम दिखाने वाले। तो मैंने बोला रुको रुको, ये कार्यक्रम मैंने अपने लिए नहीं करवाया है, मोहल्ले के सारे बच्चों को मैंने इकट्ठा किया, लड़का और लड़कियों को। मैंने बोला अब उठाया जाए। तो हुआ क्या कि जब उठाया गया तो सारे के सारे अलग अलग नाम बता रहे थे। कोई कह रहा मुझे डमरू नजर आ रहा, कोई कह रहा मुझे त्रिशूल नजर आ रहा, कोई कह रहा मुझे ओम नजर आ रहा। मैंने कहा कोई एक ही होगा, इतनी जो बर्तन तो इतनी चू है, कोई एक ही चीज नजर आता होगा, कोई एक उसमें से बता दीजिए। किसी ने एक नहीं बताया। मैंने बोला आप वेट रुक जाइए। बच्चों को बुलाया, बच्चों देखो इसमें क्या नजर आ रहा। बोला किसी ने कुछ नहीं। मैंने बोला उठा करके ले जाओ, खाओ। उस समय से लेकर के आज तक किसी ने भी अब ये बात अंधविश्वास फैलाने की कोशिश नहीं की। हमने कहा आपको ईश्वर को पूजना है तो पूजिए ना, लेकिन इसको पूजने के लिए आपको अंधविश्वास फैलाने की क्या जरूरत है, गलत सूचना पहुंचाने की क्या जरूरत है। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, उसके गुरुओं द्वारा। एक बार हम कलकत्ता में थे,
पता चला गणेश जी दूध पी रहे हैं। हम्म। एक साथ चर्चा हुआ था पूरे देश में, एक बैग का इन्फेक्शन फैल गया। तो देखे कि अब मंदिर है तो मंदिर पर लाइन लगा हुआ है। आज तो हम भी गए, भीतर घुस गए और देखे उधर लोग चढ़ा रहे हैं और इधर नाले से गिर रहा है। दूध पी कहाँ रहे हैं, तो नाले में जा रहा है दूध। तो हमने जब इसके बारे में जानकारी निकाली तो होती ये है कि ये है एक तरीका साइकोलॉजिकल गेम। करवाते क्या थे वे कि उन्हें ये बातें बोली जाती, बकायदा उन्हें ये बातें बोली जाती कि जो भी इस पूजा को श्रद्धा से करेगा, सच्चे दिल से, और वही देख सकता है जो व्यक्ति बुरा नहीं है। मतलब जो व्यक्ति बुरा नहीं है, एकदम साफ चित्त का शुद्ध व्यक्ति है, वो देखेगा, और पापी लोग इसे नहीं देख सकता है। दोनों बात बता दिया गया। अब कार्यक्रम होता है, अब जो पहली महिला उसमें आई है उसे ये बातें बोल दिया गया है जो नई ज्वाइन की है। अब नई जो ज्वाइन की है और जब हटाया जाता है, सब बोलती है कि हमें नजर आ रहा है, हाँ मुझे नजर आ रहा है। तो जो एक को नजर नहीं आ रहा, जो आज पहली बार आई है, वो कहेगी कि मुझे नजर नहीं आ रहा है। अपने आप को पापी कौन साबित करेगा? हाँ? कौन अपने आप को पापी आत्मा बोलेगा कि नहीं मैं पापी आत्मा हूँ, मुझे नजर नहीं आ रहा है? वो कह देती कि नहीं मुझे नजर आ रहा है, तो कल फिर वो नया वाला आए तो फिर भी वो भी वही काम करे। सब जानता है एक दूसरे को कि हम झूठा का व्यापार चला रहे हैं। पूजा करने के लिए अगर आपको झूठ बोलना पड़ रहा है तो आप पूजा नहीं कर रहे हो, किसको धोखा दे रहे हो? एक तरफ ये कहते हो कि हम उस धाम में जाना चाहते हैं, ऐसी जगह में जाना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं। मुक्त झूठ बोल के कैसे हो सकते हैं? हाँ, मुक्त झूठ बोल के कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते कभी भी झूठ बोल करके मुक्त। इसीलिए कुछ चीजें इससे भी डीप जा करके मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग का आज्ञा हो, क्योंकि समय हो। तो होता यह है कि जो हम सोचते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो बिगड़ कैसे गया, जो सोचते हैं कि हमारा बच्चा बिगड़ कैसे गया, संगत में देखते हैं कि संगत की वजह से बिगड़ा है, वो एक्चुअल में संगत की वजह से नहीं बिगड़ता है। क्योंकि बुद्ध का कहना है कि तुम्हारे दुखों का कारण तुम स्वयं हो। अगर इस सिद्धांत को अगर थोड़ी देर के लिए हम अगर मानते हैं तो सीधी सी बात है कि वो बच्चा जो बिगड़ा है, वो जो बच्चा बिगड़ा है, अगर सिर्फ वहीं तक वो चीजें होती है, क्योंकि अगर आपके अंदर में क्रोध ना हो तो कितना भी कोई अगर आपको गाली दे तो आप गाली दे सकते हो क्या? नहीं दे सकता है। अग्नि जब तक आपके अंदर ना हो तब तक आप फेंक के मारेंगे नहीं मारेंगे ना। जब तक वो ना होगी तो ही तो आप देंगे ना। आपके अंदर गाली ही ना हो और आपको क्रोध ही ना आता होगा तो आप गाली कैसे देंगे, क्रोध कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है कि अगर वो चीजें हैं तो ही प्रज्वलित हुई, उकसाया गया आपको। सेम चीजें कंडीशन आती है बच्चों के ऊपर। जैसे आप लोग सारे के सारे खेती से जुड़े हुए लोग, खेती से है, खेती में हम जानना चाहेंगे आप लोगों में से कोई एक मुझे ये बताए कि खेती करने से पहले क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं? थोड़ा प्रोसेस बताइए, 1 मिनट में पूरा प्रोसेस। बीज डाला जाता है, बीज डालने लायक हो जाता है तो बीज डाला जाता है, तो डायरेक्ट फसल बड़ा हो जाता है। खेत की पूरी जो विकार है उसको निकालेंगे नहीं, जोतेंगे नहीं, देखेंगे खेत एकदम सही है तो बीज डालेंगे, तो पानी डालेंगे तो धीरे धीरे वो बढ़ेगा और उसको सिंचाई करेंगे, करते उसी प्रकार इंसान के अंदर है, जितनी बुराइयां धीरे धीरे निकालेंगे जब देखेंगे सही है। ये तो आप बड़े होने के बाद चीजें कर रहे हैं। मैंने अभी बात किया थोड़ा सा और पीछे जाने के लिए। हमने क्या कहा, जहां आखिरी तक आप थे हम वहां तक बात किए, अब जा रहे हैं पीछे, आपसे भी पीछे। चीजें एक्चुअल में जो काम कर रही होती हैं, कि हमने जो बात कहा कि ये चीजें हम करते हैं। सबसे पहला तो सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि धान की खेती किस महीने में होती है? जून में। और कब खत्म हो जाता है? जुलाई में बोया जाता है, जुलाई में। और अगर दिसंबर में बोना चाहे तो?
नहीं होगा, क्यों कोई नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, नहीं होगा? कैसे होगा? नहीं हो सकता, नहीं होगा। उस तरह का नहीं है। पानी नहीं, मौसम साधन नहीं होगा। हाँ, मौसम के लिए उदाहरण दे रहे हैं। हाँ, हमने एक चीज सबसे ज्यादा ध्यान दिया, शायद आपने दिया होगा भी, हो सकता है दिया भी होगा। दुनिया में एकमात्र ऐसी प्रजाति इंसान है जो हर मौसम में बच्चे पैदा करती है। और इंसान के पास जो क्षमता है, हम्म, हर मौसम में बच्चे पैदा करती है। क्षमता सब में है, क्षमता सारे जानवरों में है, क्षमता सारे चावलों में भी है। अभी जो हाइब्रिड चावल आता है वो कहीं भी उगाया जा सकता है। आप दिसंबर में भी उगा सकते हैं, उसके लिए भले ही खेत में ना उगे, लैब में उगे, लेकिन उगाया जा सकता है। बात आता है कि फिर होता क्या है जब हम उसे उसके सीजनली चीज से हटा करके अनसीजनली में हम जब जाते हैं तो होता क्या है, वो अनहेल्दी हो जाता है। मतलब वो स्वास्थ्यकारी कम और हानिकारक ज्यादा हो जाता है। हम क्या करते हैं कि हमें एक चीज खास करके पता नहीं है कि आहार, जैसे 3 बंदर आपको पता होंगे, बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं सुनना, बुरा नहीं बोलना। हमें क्या लगता है कि आहार का मतलब सिर्फ और सिर्फ भोजन होता है, लेकिन आहार सिर्फ भोजन नहीं होता है। हम जो बोल रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो हम विचार कर रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, ये सारे के सारे आहार में काउंट होता है। और ये आहार हमारे विचार को जन्म देती है और विचार हमारे व्यवहार को, आचरण को जन्म देती है। हम जो ये सारी चीजें किए, इससे हमारे अंदर एक बीज बनता है, ठीक है। वो बीज में सारा कुछ निहित है जो हमने क्रियाकलाप कर रखे हैं, और जब हम उसी को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं तो वही बीज तो नेक्स्ट जनरेशन में चला जाता है और बच्चे में चला जाता है। डॉक्टर ये कहता है ना कि अगर कैंसर है तो अगर उस समय अगर बच्चा पैदा करते हैं तो कैंसर आपके बच्चे में भी, डायबिटीज होगा तो बच्चे में भी जा सकता है, तो आपकी कुरीतियां उसमें नहीं जा सकता है। हाँ, हम ये बहुत बार देखते हैं कि अगर हम नशा करने वाले हैं तो हमारा बच्चा नशा करना शुरू कर देता है। कारण है कि उसके अंदर वो बीज है। भले हमें लगता है कि नहीं फलाने ने बिगाड़ा है, मोहल्ले की संगति ने बिगाड़ा है, लेकिन बात यह आता है कि अगर उसके अंदर वो बीज है ही नहीं, तो करना कैसे शुरू कर देगा? क्योंकि मैं स्वयं, मेरे घर के आसपास के लड़के गांजा पीते हैं, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, जैसे आप लोग बैठे हैं, आज बैठ करके गांजा पी रहे हैं, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, लेकिन आज तक गांजा नहीं पिया। क्यों? क्योंकि वो मेरे बीज में आया ही नहीं। तो बैठे भी रहेंगे तो वो चीजें नहीं आ सकती है। उसके अंदर आया कैसे? उसके अंदर आया क्योंकि उसमें बीज पड़ा हुआ था। बाहर से क्या हुआ? खाद पानी मिला, बाहर से खाद पानी मिला, बीज अंदर में था। अगर बीज अंदर में ना हो, अगर आपके अपने बच्चे के अंदर में सारा बीज अगर फूलों का डाल रखा है, उसमें से बबूल का पेड़ उग जाएगा क्या? नहीं। आपने बीज उसमें बबूल के भी डाले हैं, फूल के डाले हैं, लेकिन बबूल के भी डाले हैं। समाज से मिलता क्या है? खाद पानी। समाज से मिलता क्या है? सिर्फ और सिर्फ खाद और पानी। वो बीज उसके अंदर है और वो जन्म ले लेता है। फिर तब हमें नजर आता है ये बच्चा दारू कैसे पीने लग गया, ये बच्चा झूठ कैसे बोलने लग गया, ये बच्चा इतना चिड़चिड़ा कैसे है, ये बच्चा तुरंत गुस्सा क्यों करता है, ये सामान तोड़ता क्यों है। लोग ध्यान नहीं देते कि मेरा कैरेक्टर वही है और जो मेरे बच्चे में गया हुआ है। हमने अपने ही रिलेटिव में देखे कि बच्चा थोड़ा सा गुस्सा हुआ, उठा के सामान तोड़ देता है, और मैंने देखा है कि उसके पापा की यही आदत है या उसकी माँ की वही आदत है। ऐसा हमने देखा है, कईयों घरों में देखा है। तो ये कहां से आ रहा है? कहां से आ रहा है? वो जो इस जन्म का नहीं है, पीछे से लेकर के आ रहा है। मतलब हमने उसके पैदा होने से पहले हमने उसको दे दिया है। ये बीज अभी का नहीं है, ये बीज हमने उस समय का है।
जो हमने उसे दे दिया है। हो ये रहा है कि इन सीजनली जो सीजन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं। हम एक एक चीज अगर हम देखते हैं, किसानियों से मैंने पूछा भी है कि आप लोगों ने बीज जब जाते हो तो सबसे अच्छा क्वालिटी का उठा के लाते हो, लेकिन यही बीज के लिए जब अपने बच्चे पैदा करने होते हैं तो वो अच्छे बीज के लिए चिंता क्यों नहीं करते। जब चावल के बीज के लिए इतना टेंशन लेते हो, लौकी प्याज इसके लिए अच्छा बीज चाहिए, एक नया जनरेशन पैदा करने के लिए अच्छे बीज की चीजें क्यों नहीं करते भाई? हाँ, उसके लिए लैब टेस्ट क्यों नहीं कराते? हाँ, एक चावल के लिए लैब टेस्ट कराते हो कि लैब टेस्टेड है या नहीं है। पेपर हम लोग क्या देखते हैं पैकेट पे, लैब टेस्टेड 100% सक्सेसफुल बीज है, तो हम उसे लेकर के आते हैं। और अपना बीज कैसा ही हो, दारू पीने वाला तो मांसाहार करने वाला, तो जितनी भी चीजें, तो मेनली हमें अपने आप को कम से कम अगर हम आज से चेंज करना चाहते हैं, आपने क्या कहा कि बीज बोने से पहले खेत में साफ किया जाता है, उसमें खाद मिट्टी डाले जाते हैं, उसे उपजाऊ बनाया जाता है। तो कम से कम जो जिनका अभी अभी मैरिज होने वाला है, वो कम से कम ये काम करे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कि कम से कम वो 3 महीने 6 महीने साल भर पहले से ही ध्यान करना शुरू करें। ध्यान, मेडिटेशन, इससे हमारा चित्त शुद्ध होता है, हमारा चित्त इससे शुद्ध होता है। और जब तक हमारा चित्त शुद्ध नहीं होता, अगर हम शाकाहारी नहीं होते, हम मादक पदार्थों से दूर नहीं होते, तब तक हम कितनी भी कोशिश करते रह जाएंगे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग पैदा नहीं होंगे। अगर हमें अगर चाहते हैं कि ये समाज फिर से सुधरे, समाज एक सुशिक्षित हो, संस्कारी हो, तो उसके लिए अगर संस्कारी बच्चा हम चाहते हैं, तो संस्कारी बच्चा पैदा करने के लिए हमें अपने बीज की क्वालिटी को सुधारना पड़ेगा, सुधारना ही पड़ेगा। एक ये काम, दूसरा आपको नैतिकता लानी होगी, जो मैंने पहले बताई। तो जाकर के आप कितनी भी कुछ कोशिश करते रह जाओ, भाषण सुनते रह जाओ, कुछ भी करते रह जाओ, कुछ नहीं होने वाला है अगर हमने अपनी नैतिकता में चेंजिंग नहीं लाई तो। और बीजारोपण करने से पहले हमने अपने खेत को शुद्ध नहीं किया तो। नॉर्मल सी चीज है, खेती को एक अनपढ़ व्यक्ति को यह पता होता है कि हमें खेती करने से पहले पूरे चीजों को साफ करना पड़ता है, हर चीज को, खेत को साफ करना पड़ता है और उसमें खाद डालने पड़ते हैं, उर्वरक क्षमता को बढ़ाना होता है ताकि वो फसल अच्छा आए। लेकिन यही चीज हम अपने जनरेशन के लिए क्यों नहीं सोचते हैं? हम आने वाली पीढ़ी के लिए क्यों नहीं सोचते हैं? क्या दिक्कतें आती हैं? आप कभी भी अपने हाथ से आप चावल के खेती में ये ज्यादा पेस्टिसाइड नहीं डाल देते हो कि नहीं, थोड़ा सा पेस्टिसाइड ज्यादा हो जाएगा, कीटनाशक की दवाएं ज्यादा हो जाएंगी तो जहरीला हो जाएगा और फसल खराब हो जाएगा। लेकिन यहाँ व्यक्ति दारू पी करके आकर के बीजारोपण कर रहा है। हाँ, दारू पी के बीजारोपण कर रहा है, गलत चीजों को देख करके बीजारोपण कर रहा है, गलत चीजें सुन करके, देख करके, खा करके, पी करके, विचार करके ये चीजें कर रहा है। तो वो चीजें इस जगह पे, क्योंकि मैं ऑन द पॉइंट बात करना चाह रहा था कि समस्याएं कहाँ से पैदा होती हैं। एक तो वो जो खेती करने से पहले की चीजें हैं, दूसरी जब आ ही गया तो क्या कर सकते हैं, जब आ ही गया है तो हम उसको सुधारने में मेडिटेशन उसके अंदर में लागू करें, और दूसरी हम नैतिकता का पालन करें। ठीक है, हम उसके अंदर में कहीं से भी किसी भी प्रकार का जहर ना भरे, किसी भी प्रकार का। देखिए, मार्ग बहुत सारे हैं अध्यात्म के, सबके हजारों मार्ग है, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा मार्ग सही है और दूसरे का गलत है। हजारों नदियां जाती हैं और सागर में ही जाकर के गिरती हैं। मार्ग अलग अलग होते हैं लेकिन गिरती जाकर के वही है। इसीलिए किसी भी मार्ग की बुराई या अवहेलना नहीं करनी चाहिए। तो पहला सबसे आता है कि अगर
एक तो वहां से काम करे बीजारोपण का, दूसरा नैतिक शिक्षा, तीसरी अगर शिक्षा के ऊपर है तो स्वधर्म का पालन करे। स्वधर्म, अगर गीता किन्हीं ने पढ़ी होगी, गीता किन लोगों ने पढ़ी है, कितने लोगों ने पढ़ा आपने? तो गीता में स्वधर्म का चर्चा है कि बच्चा का जो स्वधर्म है, क्योंकि इसके ऊपर चाइना और जापान काम कर रहा है। चाइना और जापान जैसे देश काम कर रहे हैं, वो 2 साल के बच्चे को चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के अंदर में उसके चाइल्ड स्कूल में डालते हैं, बच्चे के स्कूल में, प्ले स्कूल में डालते हैं, और वहाँ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट रहता है। वो 2 साल से लेकर के 5 साल तक होने तक, उसके 3 साल तक उसके ऊपर नजर रखता है, एक रिपोर्ट तैयार करता है क्या कि ये बच्चा को आखिर में किस चीज से रुचि है, उसको वो सारी चीजें वहां प्रोवाइड कराई जाती। वो 3 साल मतलब 5 साल की उम्र होते होते 5 साल की उम्र होते होते वो क्या करता है, 70% तो उसका माइंड का विकास हो चुका है। 70% मतलब 3/4, हाँ हो गया है ना, 3/4 उसका विकास हो चुका है। अब ये डिसाइड किया जा सकता है कि ये बच्चा किस फील्ड में जाने वाला है। तो 5 साल की उम्र से ही उसको उसी फील्ड में लगा दिया जाता है। इसीलिए विदेशों में 8 साल और 9 साल का ओलंपिक होता है, 12 साल का ओलंपिक होता है, 16 साल का ओलंपिक होता है। और भारत में एक ग्रेजुएट लड़के से पूछिए बाबू करना क्या चाहते हो, तो पता नहीं अभी क्या आएगा, फॉर्म भर देंगे, वो रेलवे में निकलेगा या एसएससी में निकलेगा, बैंकिंग में निकलेगा, पता नहीं। मैट्रिक के बाद यहाँ पर दिया जाता है, हाँ? होता है कि हाँ आपको अब क्या करना है। इंटर में जाकर चुनाव होता है कि हाँ हमको साइंस लेना है कि आर्ट लेना है, कॉमर्स लेना है, क्या लेना है, किस क्षेत्र में जाना है। मैट्रिक के बाद तब तक सब पता होता है। वो इतना लेट है, इसीलिए भारत बहुत पीछे है, भारत बहुत पीछे ही इसकी वजह से। तो शिक्षा को लेकर के हमें भी कम से कम ये चीजें डेवलप करें कि बच्चे के ऊपर 5 साल तक उसको विकसित होने दे, देखे उसके ऊपर नजर की आखिर में ये किन चीजों की तरफ जा रहा है, उसके स्वधर्म की तरफ जाएं, जबरदस्ती आज ना करें। एक पंजाब की घटना आई कि माँ बाप ने, बेटा बनना चाहता था इंजीनियर और बाप चाहता था कि डॉक्टर बने, उस पर बड़ा प्रेशर डाला गया। क्यों? तो उसके पिताजी के जो दुश्मन है उनका बेटा डॉक्टर बन गया था, तो बोला मेरा बेटा भी डॉक्टर बन के दिखाएगा। हाँ, फलनवा का बन गया, मेरा नहीं बनेगा। उसको बोल रहे नहीं तुम इंजीनियरिंग नहीं करोगे, तुमको भी डॉक्टरी करनी है और करके दिखानी है, मेरा इज्जत का सवाल है। जबरदस्ती उससे इंजीनियरिंग से हटा करके डॉक्टरी करवाई गई और लड़के ने जिद में रह करके पढ़ाई भी की और डॉक्टर भी बन गया। ज्वाइनिंग होने के बाद सुसाइड कर लिया। बोला ठीक है, माँ बाप का सपना पूरा कर दिया, डॉक्टर बनाना था उनको, डॉक्टर बना करके उनका मान सम्मान बढ़ा दिया, लेकिन अब मैं नहीं जी सकता हूँ क्योंकि मेरा ये प्रोफेशन नहीं है और मैंने अपने इतना फ्रस्ट्रेटेड लाइफ नहीं जी सकता। मर गया किसके कारण? तो मेन चीज यहाँ से ये है कि एक तो आपको अपनी, मैंने जो कहा बीजारोपण, दूसरा कहा नैतिक शिक्षा, तीसरी शिक्षा के ऊपर भी जा रहे हैं तो स्वधर्म का पालन, स्वधर्म का पालन कि बच्चा स्वधर्म का पालन कर रहा है या नहीं, आपको इस पे ज्यादा फोकस करनी है। तो नैतिकता को लेकर के आपको ही ध्यान देनी है इन सारी चीजों के ऊपर में, क्योंकि आप सभी के सभी एक गार्जियन हो और आप एक अध्यात्म की तरफ भी अगर जाना चाह रहे हो तो भी, क्योंकि अध्यात्म से आप अलग नहीं हो। कहते हैं कि आप अध्यात्म का हिस्सा बने हो या नहीं, लेकिन अध्यात्म से बाहर कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। आप सामाजिक संगठन में हो सकते हो और नहीं हो सकते हो, आप राजनीतिक संगठन में हो सकते हो और नहीं हो सकते हो, लेकिन कोई व्यक्ति अध्यात्म नहीं हो सकता है ऐसा नहीं कह सकता है, क्योंकि प्रकृति का नियम सब पे लागू होता है। प्रकृति का नियम सब पे लागू होता है और प्रकृति कहती है कि आपके दुख का कारण आप स्वयं हो। प्रकृति का एक खास सिद्धांत बता दूं, प्रकृति का एक खास सिद्धांत ये है कि आप उद्देश्य गलत है या सही है प्रकृति नहीं देखती है। प्रकृति ये देखती है कि आप अनुशासित हो और दृढ़ संकल्पित हो या नहीं हो। अनुशासित और दृढ़ संकल्पित हो या नहीं हो, ये अगर आपने उद्देश्य सही रखा है और आप अनुशासित नहीं हो और दृढ़ संकल्पित नहीं हो तो आप असफल हो जाओगे। और आपका उद्देश्य गलत भी है और आप अनुशासित हो और दृढ़ संकल्पित हो तो आप सफल हो जाएंगे। ये खास चीज है। अब लोग कहेंगे ये तो प्रकृति बड़ा अनैतिक है, नहीं, उसको गलत सही नहीं आता है,
वो सिर्फ अनुशासन को देखती है, वो सिर्फ अनुशासन को देखती है। और क्या देखती है? दृढ़ संकल्प को। और लोग जो इक्वलिटी को देखना चाहते हैं, जो भी लोग इक्वलिटी को देखना चाहते हैं या फिर वो चीज़ें ये जानना चाहते हैं कि ये समाज के ऊपर में शोषण, बहुत लोगों का ये कहना है कि हम पे बड़ा ताकतवर लोग हम पे दबाव डालते हैं, इससे छुटकारा कैसे पाएं? ये सवाल मुझ तक बहुत जगह पे पूछा गया कि ताकतवर कमजोरों को दबाता ही क्यों है। मैंने बोला बड़ा आसान जवाब है इसका, और आपके मुंह से ही इसका जवाब आएगा। यहाँ पे कितने लोग नॉनवेज खाते हैं? ईमानदारी से उठा दें, और कैमरा आपके तरफ नहीं है। हाँ, सब शाकाहारी है, पक्का? वाह, बड़े अच्छे गांव में आ गए हैं। सभी का सभी सच में शाकाहारी है, तब तो बढ़िया है। मैंने वहां पे एक सवाल किया उन लोगों से कि ये बताइए कि आपने तो बात कर दिया कि आपको ताकतवर कमजोर का शोषण क्यों करता है, या कोई भी ताकतवर कम वाले को क्यों ऐसा करता है बिहेव। इसका जवाब ये है, जब मैंने उन लोगों से कहा कि कितने लोग आप लोगों में से कौन नॉनवेज खाता है, तो उन लोगों ने से कहा हम खाते हैं। मैंने बोला कि आज आपने नॉनवेज कौन सा खाया, तो उन्होंने कहा मुर्गा खाया है। तो मैंने बोला चलो मुर्गा खाए हैं। मैंने बोला मुर्गा का नाम क्या है? मैंने पूछा मुर्गा का नाम क्या था, तो बोले मुर्गा का क्या नाम? मुर्गा का नाम मुर्गा। तो मैंने बोला मुर्गा तो उसकी जाति है, मुर्गा तो जाति है, नाम क्या है? जैसे आप इंसान हो, इंसान एक जाति है, आपका नाम क्या है? आपका कुछ नाम है, तो मुर्गे का क्या नाम है? तो उन्होंने बोला नहीं पता। मैंने बोला कमजोरों का कभी नाम और इतिहास नहीं होता। कमजोरों का कभी नाम और इतिहास नहीं होता है, कमजोरों का कभी भी नाम और इतिहास नहीं होता है। अगर आप कमजोर हो तो आपका नाम इतिहास कैसे होगा? क्योंकि अगर मुर्गी की भी अगर ताकतवर होती, उसका अगर कोर्ट होता, वकील होता, पुलिस होता, तो जाकर एफआईआर करवाती ना, मेरा बेटा को मार करके चिकन बिरयानी खा गया, हाँ, मेरा बेटा को मार करके चिकन लॉलीपॉप बना के खा गया, कंप्लेन करता ना। सीधी सी बात है, ये प्रकृति का नियम है। जो ताकतवर है वो गरीब कमजोर का शोषण करेगा। कमजोर का शोषण करेगा या नहीं करेगा, वो उसकी नैतिकता पे आधारित है। जैसे मैं हूं और ये बच्चा मुझे गाली देता है, तो मेरी नैतिकता है कि मैं इसे मारूं या छोड़ दूं, मेरी नैतिकता है ना। तो नैतिकता व्यक्तिगत होती है, सामाजिक नैतिकता व्यक्तिगत होती है, सामाजिक नहीं होती है। लोगों ने कहा नहीं सामाजिक नैतिकता होती है। मैंने बोला कभी भी नैतिकता सामाजिक नहीं होती है, और हो ही नहीं सकती सामाजिक नैतिकता। आप नैतिकता किसे कह रहे हो? देखो हम समाज में बैठे हुए हैं, एक लड़की जा रही है और हमने से किसी ने नहीं छेड़ा। मैंने बोला अच्छा। मुझे तो एक टीचर ने मुझे समझाया कि मुन्ना, मेरा नाम ऐसे लीगल नेम मुन्ना है, स्कूल में थे तब, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुन्ना, ईमानदार वो नहीं है जिसने कभी चोरी नहीं किया, ईमानदार वो है जिसे चोरी करने का मौका मिला और तब नहीं किया। भाई साहब, तुम्हें चोरी करने का मौका नहीं मिला आज तक और कहते हो हम ईमानदार हैं। उसी तरीके से समाज कहता है कि हम नैतिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ 10 लोग बैठे हुए हैं और यहाँ से एक महिला आराम से निकल गई। अरे हम तो नैतिक है। नैतिकता तो तब होगी जब रात के 12-1 बजे 2 बजे एक सुनसान जगह पे अगर लड़की गुजर रही हो और तुम उसके साथ कुछ भी ना करो, जबकि वो अगर तुम उसके साथ गलत करते हो तो चिल्लाएगी भी तो दूर तक सुनाई नहीं दे सकता। ऐसे जगह पे तुम उससे मुलाकात हुआ और तब तुमने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, तब हम कहेंगे कि तुम नैतिक हो। समाज में तो सब कोई नैतिक बनने का ढोंग करता है। जब एक साथ सब कोई बैठते हैं तब तो नैतिक बनने का सब ढोंग करते हैं। जिन लोगों ने रेप किए हो, जिन लोगों ने चोरी किया हो, अगर वो समाज में बैठा दे, वो चोरी करेगा? वो भी बड़ी अच्छी बातें कर रहा होगा, नैतिकता का बात कर रहा होगा। तो नैतिकता सामाजिक नहीं होती, नैतिकता व्यक्तिगत होती है। तो अब जो ताकतवर है उसकी नैतिकता पे है, मतलब मेरी नैतिकता पे है कि मैं उनको मारूं या छोड़ दूं। दूसरी 3 चीजें कंडीशन आती है, या तो मैं ताकतवर हूं तो उनको मार दूंगा, 1, 2 अगर मैं नैतिक हूं, मुझे लगता है कि नहीं इसने बस गाली दिया, छोड़ देना चाहिए, छोड़ दिया। तीसरी, अगर ये मेरे बराबर का ताकतवर हो तो
हम बोलेंगे नहीं बराबर का है, इससे झगड़ना अच्छा। नहीं है। समझ रहे हैं? किस कंडीशन में आप बच सकते हो पहले ये बताओ, अगर आपको बचना है तो किस कंडीशन में? नैतिकता कब, एक तो नैतिकता कभी होती नहीं है, उतना नैतिकता कोई दिखाता नहीं है, बहुत कम लोग होते हैं नैतिकता जो वो उन्होंने गाली दिया और मैं ताकतवर हूं और छोड़ दूं, ये बहुत कम देखने को मिलता है। अगर हम बचना चाहते हैं तो क्या उपाय करना होगा? बराबर का ताकतवर। तीसरा उपाय, बराबर का जब ताकतवर हो जाएंगे तो मेरे अंदर नैतिकता हो या ना हो, मैं टकराऊंगा नहीं। क्यों? क्यों? सामने का बराबर ताकतवर है, महंगा पड़ सकता है। तो नैतिकता कभी भी सामाजिक नहीं होती है, व्यक्तिगत होती है, और नैतिकता भी एक बहुत परसेंटेज कम होता है। नैतिक लोगों का परसेंटेज बहुत कम है, इसीलिए आपको कौन सा तरीका अपनाना होगा? तीसरा, आपको भी उसके बराबर पे ताकतवर होना पड़ेगा, तो ही जाकर के आप अपना बचाव कर सकते हो। नहीं तो कोई ऊपर से सुपर हीरो नहीं उतरने वाला है कि आपको कोई चीजें बचाए। तो अगर समाज के लिए सोच रहे हैं तो भी आप अध्यात्म की तरफ जाना ही पड़ेगा। अपने बारे में भी सोच रहे हैं तो भी अध्यात्म की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि अध्यात्म की तरफ नहीं जाएंगे तो अच्छा बीज नहीं तैयार कर पाएंगे। या फिर नैतिक, अगर हम बीज बन गया है, खराब भी हो गया है फसल, तो उसको सुधारने का काम नहीं कर सकते हैं। तो सुधारने का काम एकमात्र तरीके से होता है जहां से कर्म संस्कार को सुधारा जा सकता है, उस पद्धति को ध्यान कहते हैं। और ये ध्यान आपके कर्म संस्कार और आपके जीवन शैली को बड़ा परिवर्तित करता है। और इस ध्यान को मैं लगातार पिछले 32 दिनों से गांव-गांव में जाकर के जन जन तक पहुंचा रहा हूं। क्यों? इसके पीछे का कारण ये है कि इसके ऊपर भी बिजनेस एम्पावरमेंट, बिजनेस माफियाओं का राज हो चुका है। वो नहीं चाहते हैं कि ये चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट गरीबों में और आम जनों में जाए, इसके लिए भी वो पैसा पे करे तो ही सीखे। लेकिन मैंने सोचा कि अगर ऐसा ही रहा तो मैक्सिमम पीपल तो नहीं जा पाएंगे, मैक्सिमम पीपल्स तक ये चीजें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी नहीं, तो समाज सुधरेगा कैसे? और अगर मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ, और जैसे होता है ना कि अगर कोई व्यक्ति शुगर के पेशेंट है और गांव में सारे के सारे शुगर के पेशेंट हैं, और उसमें से मैंने दवाई खोज ली और मैंने उस दवाई से अपने आप को ठीक कर लिया, तो अब क्या करूं? क्या करूं? ये एक तो मैं घर में बैठ जाऊं, मैं ठीक हो गया तो अब हमको क्या मतलब है? क्या ये मानवता होगा? क्या करना है? प्रचार करना है। तो बस मैं ठीक हो गया तो प्रचार करने के लिए निकला हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ तो प्रचार करने के लिए निकला हूँ, और वो तरीका मैं सबको बताना चाहता हूँ ताकि सबके सब ठीक हो। तो मैं अभी 10 मिनट इस ध्यान को आप लोगों को करवाऊंगा। इस ध्यान को पहले के 10 मिनट कर ले, अगर बैठना हो तो 10 मिनट बैठ सकते हैं। तो इस ध्यान को कुछ लोग आकर के बैठ जाए आराम से, इधर सीट खाली है। ठीक हो जाए बैठल हो तनी ध्यान में आओ लो, खाली मुंह से कान से सुनना था ना होई। आप लोग बैठे बैठे ही कर लीजिए, आप बैठ के ही कर लीजिए, मतलब ऐसे ही बैठ के कर लीजिए। इस ध्यान का नाम आनापानसति योग ध्यान है। मेनली मैं इस ध्यान को क्यों बता रहा, क्योंकि ये सरल ध्यान है जिसे बुद्ध ने सम्यक ध्यान कहा, कि ये प्रकृति से जुड़ा हुआ ध्यान है और इसे कहीं भी किया जा सकता है। ध्यान के लगभग 300 से 500 प्रकार है, इतने प्रकार के ध्यान हैं, लेकिन उसमें से ये एक ध्यान जो आप कहीं भी कर सकते हैं और बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए, बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए। इसीलिए मैं इस ध्यान को बता रहा हूँ। ये सरल भी है, इफेक्टिव भी है और बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो इसमें क्या है कि लाइफ में हमने एक खास चीज़ है काम तो कुछ नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं कि श्वास भी लेने के लिए समय नहीं है।
अगर कोई बच्चा, अगर वो जो बच्ची थी, अगर अभी आप लोग देखते पेट उठा करके यहाँ पे कपड़े, तो वो पेट से श्वास ले रही है। हम किससे लेते हैं? फेफड़े से। मतलब इतना ज्यादा जल्दबाजी हो गया कि श्वास भी नहीं ले रहे हैं, फेफड़े तक श्वास लेते हैं और यहीं से छोड़ देते हैं, इसको पेट तक जाने ही नहीं दे रहा है। एक्चुअल में आप रात में सोते समय पेट से ही लेते हैं, क्योंकि जब आप बेहोश होते हैं तब शरीर उसी से जगह से लेता है, लेकिन देखता है जब आप होश में होते हो तब तो आप बड़ा बिजी हो। तो अभी इस ध्यान को करने के लिए पेट तक श्वास को पहुंचाना है, पेट तक श्वास को पहुंचाना है। तो इस ध्यान में हम जैसे आलती पालती मार के बैठे हैं, ये बायां हाथ गोद में आराम से रख ले, रिलैक्स, और इसके ऊपर से दाहिना हाथ, बायां हाथ नीचे और दाहिना हाथ ऊपर, और पेट से गहरा श्वास भरेंगे, पेट पूरा भर लेंगे श्वास को, और फिर उसे धीरे धीरे श्वास भरना है पूरा और छोड़ना है धीरे धीरे। श्वास अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए यहाँ पे नाक के द्वार के पास उसे देखते रहना है, अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए। लास्ट में 10 मिनट खत्म होने के बाद मैं आखिर में बोलूँगा, अपने हाथों को ऐसे रगड़ेंगे, हाथ गर्म होते ही उसे आँखों पे ऐसे रखेंगे और उसे फिर धीरे धीरे अपने आँखों को खोलते हुए, अपने हथेलियों को खोलते हुए देखेंगे। कारण है कि डायरेक्ट ऊर्जा बाहर नहीं फेंकने के लिए, धीरे धीरे उसको फेंकने के लिए। तो 10 मिनट तक ये मोबाइल देंगे ना सर, टाइम देखने के लिए बस। तो 10 मिनट इस ध्यान को बस करेंगे हम। तो सभी कोई अपनी आंखें बंद कर ले, और जब तक मैं ना कहूँ 10 मिनट तक कोई भी आंखें नहीं खोलेगा। पेट से गहरी सांस लें और उसे धीरे धीरे छोड़ें। पेट से गहरी सांस लें और उसे धीरे धीरे छोड़ें। पेट से गहरी सांस लें और उसे धीरे धीरे छोड़ें। अपना सारा ध्यान श्वासों के ऊपर लगाएं, सारा ध्यान श्वासों के ऊपर। 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 अपनी आती जाती श्वासों को देखते रहिए। अपने आते जाते श्वासों को देखते रहिए। अपनी आती जाती श्वासों को देखते रहिए। मन बहुत चंचल है, ये आपको भटकाने की पूरी कोशिश करेगा। कभी ये आपको भूत में, कभी भविष्य में, पास्ट में, फ्यूचर में भगाने की कोशिश करेगा।
नहीं तो ये आपको अभी ही आपके घरों में ले जाएगा, दोस्तों के यहाँ, कॉलेज, कोचिंग, कहीं न कहीं खेतों में भटकाने की पूरी कोशिश करेगा। इसे भटकने ना दें। जब भी भटके उसे श्वासों पे फिर से ले आएँ। सारा ध्यान श्वासों के ऊपर। अंदर जाती हुई श्वास ठंडी महसूस होगी। बाहर आती हुई श्वास गर्म महसूस होगी। अपनी आती जाती ठंडी और गर्म श्वासों को देखते रहिए। अपनी आती जाती ठंडी और गर्म श्वासों को देखते रहिए। सारा ध्यान श्वासों के ऊपर, श्वासों के ऊपर। सारा ध्यान श्वासों के ऊपर। सारा ध्यान श्वासों के ऊपर। अपनी आती जाती श्वासों को देखते रहिए। अपनी आती जाती श्वासों को देखते रहिए। अपनी आती जाती श्वासों को देखते रहिए। सारा ध्यान श्वासों के ऊपर। पेट से गहरी श्वास लेंगे, कमर सीधा करेंगे। आपके मन मस्तिष्क में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। आप एक नई ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हैं। एक ऐसी ऊर्जा जो आपके मन मस्तिष्क को शांत और शीतल कर रही है। शांत और शीतल कर रही है। आप शांत और शीतल हो रहे हो। ये ऊर्जा आपके मन मस्तिष्क को शांत और शीतल कर रही है। अपना सारा ध्यान श्वासों के ऊपर लगाए रखें।
अपना सारा ध्यान श्वासों के ऊपर लगाए रहे। अपना सारा ध्यान श्वासों पे। अपने दोनों हाथों को रगड़ के आंखों पे रख दे। आंखों पे रख दे और फिर अपने ही हथेलियों को देखते हुए धीरे धीरे आंखों को खोले।